हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल लगाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने। आज हम लोग करेंगे वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। इस पर देखिए कितने तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स क्या लिखा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 और वेक्टर ए क्रॉस बी, यानी इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है यानी क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड 9। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जब भी दो वेक्टर दिए हों उनका क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए हमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इनके बीच का एंगल साइन के साथ चाहिए। तो क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ए क्रॉस बी का 9, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी का मैग्नीट्यूड 6 इंटू साइन थीटा। तो 6 3 जा 18, ये 18 धरा के डिवाइड होगा तो 1/2 बचेगा। 1/2 इज इक्वल साइन थीटा। देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। लेकिन इसमें आंसर हम लोग दो देंगे, एक थीटा 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी और एक होगा 150 डिग्री, क्योंकि साइन 90 + 60 यानी 150 निकालना हो तो साइन 90 + 60 यानी cos 60 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 आएगी। तो पता ही चला कि दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल या तो 30 डिग्री होगा या 150 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो, उनके बीच का एंगल पूछे या एंगल दे दिया जाए, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, तो फॉर्मूला आपको मालूम है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसके ऊपर उन्होंने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वेक्टर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तब कैसे क्वेश्चन पूछता है। कह रहा वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 3j - 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 7i - 5j + 2k। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स के तरीके से निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स के तरीके में क्या होता है, आई जे और के इस तरह से लिख लिया जाता है दूर दूर। इसके बाद दोनों इक्वेशन में आई जे और के का जो कंपोनेंट्स हैं उनको नोट करते हैं। तो यहाँ पर आई का कंपोनेंट 3, जे का 3, के का 3 -3, इसमें आई के लिए 7 -5 एंड 2। फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे, तो सोल्यूशन तरीका था इसका, आई को जब लेते हैं तो आई के नीचे का नंबर छोड़ देते हैं, बाकी जो 4 नंबर बचेंगे उन 4 नंबर में कैसे मल्टीप्लाई होता है, अप से डाउन, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस डाउन से अप। ठीक है, तो अप से डाउन क्या हो गया 3 × 2 यानी 6 हो गया। फिर माइनस डाउन से अप करेंगे 5 3 15 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट को हम लिखेंगे -j, जे को माइनस के साथ लेते हैं तो जे के नीचे का नंबर छूट जाएगा, ये 4 नंबर आपको बचेंगे। तरीका वही होगा, अप से डाउन यानी 6 माइनस डाउन से अप किया गया तो ये माइनस में आ रहा हो और ये माइनस पहले से है तो प्लस हो गया 21। फिर प्लस के को लेंगे तो के के नीचे का नंबर छूट जाएगा, अप से डाउन यानी -15, फिर माइनस डाउन से अप कर दिया गया 21। तो नेक्स्ट लाइन हमारी आ गई 6 - 15 यानी -9 आई, ये 21 और +6 ऐड हो गया 27 और ये माइनस का है तो माइनस का 27j। फिर ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो गए माइनस का 36k। तो ये हमारी ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। तो जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसको इस तरह से डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बताया गया था दो वेक्टरों को जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो नया इनका जो प्रोडक्ट आएगा, जो इनका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो आएगी वो खुद एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब अगर थोड़ी देख ली, मान लीजिए हमने ए क्रॉस बी का नाम रख दिया सी, इसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम सी मान लें यानी वो सी वेक्टर होगा। तो ये जो सी वेक्टर होगा वो ए के साथ भी 90 डिग्री पे होगा और बी के साथ भी 90 डिग्री पे होगा। यानी इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम लिख दे रहे हैं ए डॉट, और जो ए क्रॉस बी था इसका रिजल्ट हमने सी मान लिया, और जो रिजल्ट हमने सी माना है तो वो जो सी होगा वो ए के साथ कैसा होगा 90 डिग्री पर। यानी ये दोनों वेक्टर क्या हो गए 90 डिग्री पे हो गए। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। ये उन्होंने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ था, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
यहाँ पे लिखा हुआ कि दो वेक्टर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको कह रहा प्रूफ करो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। जब भी दो वेक्टर आपको पैरेलल प्रूफ करना हो तो पैरेलल प्रूफ करने में क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे, ठीक। और जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं, उन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग को पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे, डिटरमिनेंट का तरीका अपनाइए, आई जे ओके नोट कर लें, वैल्यू लिखिए 2 -3 -1, बी वेक्टर के लिए -4 6 एंड 2। सोल्यूशन क्या हुआ इसका, आई जब लेंगे तो आई के नीचे का नंबर छूटेगा, अप से डाउन -6 माइनस डाउन से अप, ये हो गया +6। फिर जे को लिया गया तो जे के नीचे का नंबर छूट गया, अप से डाउन 4 माइनस डाउन से अप किया गया 4। फिर हमने प्लस के लिया तो के के नीचे का नंबर छूट गया, अप से डाउन 12 माइनस डाउन से अप 12। सोल्यूशन क्या हुआ, +6 -6 0 हो गया, 0 आई मतलब 0, माइनस यहाँ पे 4 - 4 0 तो ये भी 0 हो गया, प्लस 12 - 12 0, 0 इंटू क्या 0, यानी पूरा आंसर आ गया 0। देयरफॉर ए पैरेलल टू बी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में आता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी दोनों इक्वल है। तो देखिए ए डॉट बी तो ये स्केलर प्रोडक्ट है और ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के साइड में मॉड लगा है, इसका मतलब उस वेक्टर प्रोडक्ट की यानी क्रॉस प्रोडक्ट की केवल मैग्नीट्यूड को लिया जा रहा है, केवल वैल्यू को लिया जा रहा है। और हम जानते हैं ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल साइन के साथ लेते हैं। इक्वल दिया हुआ है ए डॉट बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यानी आपको पता चला कि ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा आपस में बराबर हैं, तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल तभी होती है जब एंगल 45 डिग्री होता है। तो ये तो क्लियर हो गया, एंगल 45 होगा। बाकी इसको करके दिखलाना है तो आप इस तरह भी कर सकते हो, साइन थीटा अपान इक्वल कॉस थीटा। अगर इसको इसके नीचे ले आए तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 1, जो कि साइन अपान कॉस बन जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, देयरफॉर थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो वेक्टर है, एक p की वैल्यू दिया 3k, q की वैल्यू है 2j, देन प्रोडक्ट p क्रॉस q, p और q का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए p क्रॉस q जब करेंगे तो p की वैल्यू आपकी है 3k और क्रॉस q की वैल्यू है 2j। तो जब करेंगे 3 × 2 6 हो गया और k क्रॉस j। अब k क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पढ़ाया गया है कि वेक्टरों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब इनका सीक्वेंस साइक्लिक प्रोसेस में चलेगा और क्लॉकवाइज चलेगा, यानी i के बाद j और j के बाद k, तो आपने पढ़ा है कि i क्रॉस j की वैल्यू k हो जाती है, j क्रॉस k की वैल्यू i आती है। तो j क्रॉस k होता तो i आता, यहाँ पर k क्रॉस j है तो क्या होगा, -i आएगा, तो ये जाएगा -6i, क्योंकि क्लॉकवाइज जब चलेगा i के बाद j, j के बाद k, k के बाद फिर i, तो i और j का मल्टीप्लाई हो या j और k का हो, k और i का हो तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, k और j का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आपको माइनस में रिजल्ट देगा। ये थ्योरी में आप प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया गया था। जिन लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्लियर ना हो तो सबसे पहले हमारे उसके ऊपर जो वीडियो है क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरिकल वीडियो, पहले उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल को लगाएं। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन इस पे हो गए। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स ए एंड बी। एक ऐसा यूनिट वेक्टर हमको पता करना है जो इन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले देखिए हम ये पता करें कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो कि यूनिट वेक्टर हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर पता करें। तो जब दो वेक्टर दिए हों तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि आपको मालूम है अगर दो वेक्टरों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं
तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो हमको नया वेक्टर मिलेगा ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, यानी ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी पहले ये निकाल लें। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको बताया गया कि इसको हम डिटर्मिनेंट्स के मेथड से करते हैं। उसमें क्या होता है, आई जे के को दूर दूर नोट कर लें, इनके कंपोनेंट दोनों इक्वेशन का नोट किया जाए। इसमें 2 1 1, इसमें देखिए आई का मल्टीपल 1, जे का -1, के का 2। फिर इसका सोल्यूशन क्या बनता है, तो इसका सोल्यूशन होता है जब हम आई को लेते हैं तो आई के नीचे का नंबर छोड़ता है, अप से डाउन मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस डाउन से अप मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस जे को लिखते हैं, जे के नीचे के नंबर छूट जाता है, आई अप से डाउन हुआ 4, माइनस डाउन से अप 1। फिर हमने के को लिया, के को नीचे नंबर छूट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ -2 और माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ 1। ठीक, ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। जिस टर्म को लेते हैं उसके नीचे के नंबर छोड़ देते हैं, बाकी जो 4 नंबर बचेंगे उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पहले अप से डाउन फिर माइनस डाउन से अप। उसके बाद जे वाला टर्म नेगेटिव के साथ लेते हैं और आई वालों के प्लस होते हैं, ये इसका रूल है। तो हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर मिल गया 3i, यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस का 3j और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 3k। तो सबसे पहले तो हमने ये पता कर लिया कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। तो दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये खुद एक वेक्टर है। ठीक है, ये खुद एक वेक्टर है। तो सपोज कर लो इस वेक्टर का हम एक नाम दे दें, हमने इस वेक्टर का नाम दे दिया c, 3i - 3j - 3k। ठीक, तो ये जो c वेक्टर है ये एक्चुअल में इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, इसलिए जो c वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ तो पता चल गई, c हमारा a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन देखिए क्या था कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड b। a और b के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो तो हमने पता लगा लिया। अब कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर हमको चाहिए। तो जब कोई वेक्टर आपको मालूम हो गया और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको पता है जब c वेक्टर मालूम हो गया तो इस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लें। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या तरीका होता है, i j और k का जो भी मल्टीपल है उसके स्क्वायर कर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 9 9 9 9 3 जा 27, या सीधे बोल दे इसको 3√3। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, सी कैप का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर और उसमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक, तो यूनिट वेक्टर की आंसर कितना मिल गया, सी वेक्टर हमने निकाला था 3i - 3j - 3k डिवाइडेड बाई सी का मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला है 3√3। अब ऊपर 3 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दें तो आंसर मिल जाएगा i - j - k डिवाइडेड बाई √3। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक ऐसा वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। ये सेम यही क्वेश्चन है, बस करना क्या है, इस बार अभी आपसे बोल रहा था फाइंड अ यूनिट वेक्टर और इस बार कह रहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। भाई इतना फर्क है, इसमें मैग्नीट्यूड हमको 1 निकालना था, इसमें मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। बाकी सब सेम है एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। यानी इस बार भी आपको एक वेक्टर ऐसा पता करना है जो ए और बी के पहली बात तो परपेंडिकुलर हो और दूसरा उसकी यूनिट कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 यूनिट। तो यही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जब इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमको इनके परपेंडिकुलर वेक्टर की जानकारी मिल जाएगी। मेथड आपको पता है, आई जे के नोट करें, मल्टीपल नोट कर लें, 2 2 1। इसमें देखिए 2 -2 एंड 3। सोल्यूशन क्या होगा इसका, जब आई को लेंगे तो आई के नीचे नंबर छूटेगा, अप से डाउन माइनस, डाउन से अप, फिर माइनस जे लेंगे, जे का नंबर छूट गया 6 - 2, फिर प्लस के लिया गया -4 और -4। ये आपको मिल गया 8i माइनस का 4j माइनस का 8k।
ये क्या मिल गया, ये ए क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। और जब ए क्रॉस बी वेक्टर आया तो ये खुद एक वेक्टर होगा, क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया सी, लेट सी, इसका नाम हमने सी रखा। तो हमको सी वेक्टर मालूम हो गया 8i माइनस 4j माइनस 8k। और एक्चुअल में ये जो सी वेक्टर है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर पता किया। अब कह रहा है ए और बी के परपेंडिकुलर ऐसा वेक्टर पता करो जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो सबसे पहला काम है कि हम यूनिट मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे, यानी सबसे पहले इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे आपका कितना मिल जाएगा, 64 और 64 कितना हो गया 128, 128 और 16 उसमें ऐड कर दें तो 128 और 16 ये आपका हो गया 144, 144 जिसका स्क्वायर रूट आ गया 12। तो सी का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी इज इक्वल हो गया सी वेक्टर अपॉन सी कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन सी की डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन आपसे कह रहा है ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो जब यूनिट वेक्टर आपको निकल जाए तो उसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी वेक्टर आपका है 8i माइनस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाई 12। लेकिन ये जो वेक्टर आपको मिला है ये यूनिट वेक्टर मिला है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और आपसे बोला जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वेक्टर हमारा जो हो जाएगा, आंसर जो होगा रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल 8 इंटू सी कैप। सी कैप की जो वैल्यू आई है उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू 8i माइनस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व कर दें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 को अंदर लिख दिया जाए तो 16i माइनस 8j माइनस 16k डिवाइडेड बाई 3, दैट इज आंसर। क्लियर है? चलिए नोट कर लें इसको। चलिए पूरा इसमें आ नहीं रहा, थोड़ा सा इसको स्क्रीन सही कर देते हैं। चलिए नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल ए क्रॉस सी। शर्त लगी हुई है, साथ में कंडीशन दे रखा है वेक्टर ए नॉट इक्वल 0, देन प्रूव बी वेक्टर इज इक्वल सी वेक्टर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको गिवन है ए डॉट बी इज इक्वल ए डॉट सी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल 0। इससे क्या होगा, अगर हम ए कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल 0। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, यानी ए डॉट बी प्लस सी या बी माइनस सी हो तो इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी था, तो हमने यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाते हुए ए डॉट बी माइनस सी इक्वल 0 कर दिया। यही काम आप यहाँ पर करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल ए क्रॉस सी आपको दे रखा है, तो हमने इसको लिखा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल 0। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो लिखेंगे ए क्रॉस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज इक्वल 0। अब ये दो चीज़ें जो हम लोगों ने निकाली है इसमें आप ध्यान दें, देखिए यहाँ पर भी आपको बी माइनस सी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी बी माइनस सी लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बी माइनस सी को हम लेट कर ले रहे हैं, लेट बी माइनस सी इज इक्वल कोई नया वेक्टर नाम देते हैं डी। ये हमने टेम्परेरी लेट कर लिया है, इसको आगे चलकर अभी हम लोग फिर वैल्यू पुट कर देंगे वापस। b माइनस सी इज इक्वल टू हमने d लेट कर लिया, तो अगर ये चीज़ यहाँ पर लगाते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है a डॉट डी इज इक्वल 0, और ये d जब यहाँ पर लगाते हैं तो हम यहाँ से हमको मिलता है a क्रॉस d इज इक्वल 0। जबकि a डॉट डी 0 होने का मतलब क्या हुआ, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं a डॉट डी इक्वल 0। इसका मतलब a d और इनके बीच का एंगल cos थीटा।
इसकी वैल्यू 0, ए डी कॉस थीटा 0, और यहाँ से मिलता है ए क्रॉस डी इक्वल 0, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी साइन थीटा इज इक्वल 0। अब देखिए ये दो चीज़ 0 आ रही, ए डी कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 है और ए डी साइन थीटा की वैल्यू भी 0 है। अच्छा, इन दोनों में हमको एक चीज़ पहले क्वेश्चन में दे रखा कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो अब इसमें ए 0 नहीं है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब बचता है डी और साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। सेम एंगल के लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। किसी एक दिए गए एंगल के लिए या तो साइन की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 नहीं होगा। जैसे हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो किसी सेम एंगल के लिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ए की वैल्यू 0 आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा कि ए की वैल्यू 0 है नहीं, तो इससे दोनों से क्लियर हुआ कि डी की वैल्यू 0 जरूर होगी, क्योंकि भाई ये पूरा मल्टीपल 0 है, तो या तो ए 0 हो या डी 0 हो या थीटा 0 हो, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो। तो हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 0 तो होती है, लेकिन अगर 90 होगा तब, लेकिन जब यहाँ 90 रखेंगे तो यहाँ 90 रखना पड़ेगा, और यहाँ 90 रख रहे हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर ये 0 नहीं होगा। तो क्लियर हो गया थीटा की वैल्यू 0 नहीं लेना है, और ए 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 कौन होगा, इसमें डी 0 होगा। डी यहाँ 0 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा, डी यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों रिजल्ट से ये चीज़ कन्फर्म होकर आ गई, डी मस्ट बी इक्वल 0। और डी हमने किसको लेट किया था, डी हमने लेट किया था बी माइनस सी को। तो देयरफॉर जब हमें यहाँ से मालूम चला कि डी की वैल्यू 0 है यानी बी माइनस सी की वैल्यू 0 है, यानी बी इज इक्वल आ गया सी, यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर है? चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। If A cross B equal 0 and B cross C is equal to 0, then prove that A cross C is equal 0। तो देखिए दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कब होता है? अगर A क्रॉस B 0 है तो इससे ये क्लियर हो गया कि A B के पैरेलल होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो अगर A क्रॉस B 0 है तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि A और B आपस में पैरेलल होंगे। सिमिलरली इसी तरह से आप इसको देखें, B क्रॉस C की वैल्यू भी कह रहा 0 है, तो इसका मतलब B C के पैरेलल है। अब जब आपको ये मालूम चल गया कि A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है, B वेक्टर C वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A और C भी आपस में पैरेलल होंगे। भाई A पैरेलल B और B पैरेलल C, यानी A और C भी आपस में पैरेलल हुए। और जब A और C पैरेलल हैं तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो A पैरेलल C, देयरफॉर A क्रॉस C मस्ट बी इक्वल 0, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हर तरह के लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए। उसमें लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की दो साइड हमको दे दिया जाए, उसकी एरिया निकालनी हो, या कोई भी रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, उसकी दो साइड अगर रिप्रेजेंट की गई हो वेक्टर से और एरिया निकालनी हो, तो ध्यान रखिएगा हमेशा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड विद वेक्टर्स 3i + 2j एंड -3i + 7j। यानी कोई एक रेक्टेंगल है जिसकी दो साइड्स जो हैं 3i + 2j वेक्टर और -3i + 7j वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई हैं, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो सीधे आप फॉर्मूला याद रखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल होता है जो भी दो वेक्टर आपको दिए हों उन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज कर लिए इस वेक्टर का नाम हमने रख लिया A वेक्टर और इसका नाम हमने रख लिया B वेक्टर, तो A क्रॉस B निकाल देंगे तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। और अगर यही ट्रायंगल होता तो इसमें हम A क्रॉस B का फिर हाफ कर लेते, यानी 1/2 A क्रॉस B। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ट्रायंगल की एरिया निकालनी होती है तो हम लोग, चलिए यहाँ कहीं नोट कर देते हैं, ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 A क्रॉस B, और अगर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, तो A क्रॉस B, जहाँ A और B क्या है? A और B वो दो वेक्टर हैं जिनसे उनकी साइड को डिनोट किया गया है।
ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, आपका आंसर हो गया। ए क्रॉस बी निकालना हम लोगों ने सीख रखा है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल कैसे निकालते हैं, आई जे और के कंपोनेंट नोट कर लें। आई का कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, जे का 2 है, के 0, के नहीं था 0 कर दिया। यहाँ पर -3 7 और ये 0। सोल्यूशन क्या होगा इसका, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल, जब आई को लेंगे तो आई के नीचे का नंबर छूट जाएगा, इधर अप से डाउन 0, माइनस डाउन से अप 0, फिर माइनस हमने जे को लिया, जे के नीचे का नंबर छूट गया, 3 × 0 -3 × 0 ख़त्म, प्लस के, जब के को लिया तो के के नीचे का नंबर छूट जाएगा, ये हो गया 21 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 तो +6 हो गया। ये टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म बचेगा, यानी आ गया 27 के। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको मिल गई 27 के, यानी उस पैरेललोग्राम की या रेक्टेंगल की जो एरिया है वो 27 के कैप की वैल्यू 1, तो आंसर आपको मिल जाएगा 27। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के जितने तरह के क्वेश्चन बोर्ड लेवल तक या कंपटीशन लेवल तक पूछे जा सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। अब आप इन लोगों के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च करके पहले समझ लें कॉन्सेप्ट, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के लिए न्यूमेरिकल की अलग वीडियो है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अलग वीडियो बनी है। इन क्वेश्चनों को देख के खूब प्रैक्टिस करिए। इनको करने के बाद आपको किसी भी तरह के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।